हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MANE2 ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 6, डिस्कस द पर्पस एंड यूज ऑफ सोमेटोटाइप। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें समझाना है कि सोमेटोटाइप क्या होता है, इसका उस क्यों और किस पर्पस के लिए किया जाता है। हमें बताना है कि ये कॉन्सेप्ट ह्यूमन ग्रोथ, बॉडी स्ट्रक्चर और हेल्थ असेसमेंट में कैसे हेल्पफुल है। आंसर। इंट्रोडक्शन। सोमेटोटाइप एक साइंटिफिक मेथड है जिससे इंसान के बॉडी टाइप को क्लासिफाई किया जाता है। इस कॉन्सेप्ट को पहली बार विलियम एच शेल्डन ने 1940 में इंट्रोड्यूस किया था। उन्होंने बॉडी को 3 मेन टाइप्स में डिवाइड किया: एंडोमॉर्फ, फैट टाइप, मेसोमॉर्फ, मस्कुलर टाइप और एक्टोमॉर्फ, थिन टाइप। ये सिस्टम ह्यूमन ग्रोथ, फिजिकल एजुकेशन और एंथ्रोपोलॉजी के फील्ड में बहुत यूजफुल है, क्योंकि ये बताता है कि अलग अलग लोगों का बॉडी स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट पैटर्न कैसे होता है। मेन बॉडी। 1. मीनिंग और क्लासिफिकेशन ऑफ सोमेटोटाइप। सोमेटोटाइप एक 3 कॉम्पोनेंट सिस्टम है जिसमें एंडोमॉर्फी, फैटनेस, मेसोमॉर्फी, मस्कुलैरिटी और एक्टोमॉर्फी, लीननेस को मेजर किया जाता है। शेल्डन ने हर इंडिविजुअल को 3 डिजिट नंबर दिया, जैसे 352, जिससे उसका बॉडी टाइप रिप्रेजेंट होता है। लेटर हीथ और कार्टर ने इस सिस्टम को मॉडिफाई करके और ज्यादा एक्यूरेट बना दिया। एग्जाम्पल के तौर पर, एक मस्कुलर एथलीट का सोमेटोटाइप 262 हो सकता है, जबकि एक स्लिम रनर का 136। 2. पर्पस ऑफ सोमेटोटाइपिंग। सोमेटोटाइप के मेन पर्पसेस है: एंथ्रोपोलॉजी में अलग अलग पॉपुलेशंस के बॉडी स्ट्रक्चर और वेरिएशन को स्टडी करना। हेल्थ और न्यूट्रिशन में ओबेसिटी, अंडरन्यूट्रिशन और मसल डेवलपमेंट को एसेस करना। ग्रोथ मॉनिटरिंग, चाइल्डहुड से एडल्टहुड तक के फिजिकल चेंजेस को ट्रैक करना। स्पोर्ट्स में अलग स्पोर्ट्स के लिए बेस्ट बॉडी टाइप आइडेंटिफाई करना, जैसे रेसलर्स मेसोमॉर्फ्स, रनर्स एक्टोमॉर्फ्स। मेडिकल रिसर्च में डिजीजेस जैसे डायबिटीज और हार्ट प्रॉब्लम्स के साथ बॉडी टाइप का रिलेशन समझना। 3. मेथड और प्रोसीजर। हीथ कार्टर मेथड सबसे कॉमन है। ये हाइट, वेट, स्किन फॉल्स, बोन ब्रेथ और लिम्ब गर्थ्स को मेजर करता है। हर कंपोनेंट के लिए अलग फॉर्मूला होता है, जिससे एंडोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी और एक्टोमॉर्फी कैलकुलेट होता है। फाइनल रिजल्ट एक 3 नंबर कोड देता है जो एक पर्सन के फिजिक को डिस्क्राइब करता है। ये मेथड कंपैरिजन और पॉपुलेशन स्टडी के लिए रिलायबल है। 4. यूसेज ऑफ सोमेटोटाइप। एंथ्रोपोलॉजी में रेशियल और एनवायरमेंटल अडेप्टेशन समझने के लिए। स्पोर्ट्स साइंस में एथलीट्स की सिलेक्शन और ट्रेनिंग के लिए। हेल्थ साइंस में पर्सनलाइज्ड डाइट और एक्सरसाइज प्लान बनाने के लिए। फोरेंसिक साइंस में फिजिकल आइडेंटिफिकेशन और प्रोफाइलिंग के लिए। साइकोलॉजी में शेल्डन ने पर्सनैलिटी और बॉडी टाइप के बीच लिंक सजेस्ट किया था, जो आप डिबेटेड है। 5. एडवांटेजेस और लिमिटेशंस। एडवांटेजेस बॉडी टाइप को साइंटिफिकली क्लासिफाई करने का तरीका देता है। हेल्थ और फिटनेस असेसमेंट में यूजफुल है। पॉपुलेशन लेवल वेरिएशन समझने में मदद करता है। लिमिटेशंस बॉडी टाइप टाइम और एनवायरनमेंट के साथ चेंज होता है। इंटरनल फिजियोलॉजी का डाटा नहीं देता। पर्सनालिटी बेस्ड इंटरप्रिटेशन आउटडेटेड है। कंक्लूजन, सोमेटोटाइप एक इंपॉर्टेंट टूल है जो ह्यूमन बॉडी वेरिएशन, हेल्थ और परफॉर्मेंस को समझने में मदद करता है। ये एंथ्रोपोलॉजी, स्पोर्ट्स और हेल्थ साइंस में वाइडली यूज होता है। हालांकि इसके कुछ लिमिटेशंस हैं, फिर भी ये ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टडी का एक एसेंशियल पार्ट है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 7. Growth reference, a brief concept. Discuss. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ग्रोथ रेफरेंस का मतलब समझाना है। मतलब ये क्या होता है, इसका पर्पस क्या है, कैसे डेवलप होता है और ग्रोथ को मेजर करने में इसका क्या रोल है। एग्जाम्पल के लिए WHO ग्रोथ स्टैंडर्ड्स या इंडियन ग्रोथ चार्ट्स का मेंशन करना चाहिए। आंसर। इंट्रोडक्शन। ग्रोथ रेफरेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो ह्यूमन ग्रोथ और डेवलपमेंट को समझने के लिए होता है।
इसका मतलब होता है एक ऐसे स्टैंडर्ड चार्ट्स या डाटा जिससे हम किसी इंडिविजुअल के हाइट, वेट, बीएमआई जैसे पैरामीटर्स को कंपेयर कर सकें एक हेल्दी पॉपुलेशन के साथ। WHO और दूसरे हेल्थ इंस्टीट्यूशंस ने अलग अलग ग्रोथ स्टैंडर्ड्स बनाए हैं जिससे डॉक्टर्स और रिसर्चर्स लोगों की ग्रोथ का एनालिसिस कर सकें। मेन बॉडी। 1. मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ रेफरेंस। ग्रोथ रेफरेंस बेसिकली एक स्टैटिस्टिकल चार्ट होता है जो बताता है कि एक हेल्दी पॉपुलेशन में फिजिकल ग्रोथ के पैरामीटर्स किस रंगे में आते हैं। ये एक कंपैरिजन टूल होता है जिससे हम देखते हैं कि किसी बच्चे या व्यक्ति का ग्रोथ नॉर्मल है या नहीं। ये प्रिस्क्रिप्टिव नहीं होता बल्कि डिस्क्रिप्टिव होता है, मतलब ये बताता है कि लोग रियल लाइफ में कैसे ग्रो करते हैं। एग्जाम्पल, WHO 2006 ग्रोथ स्टैंडर्ड्स बच्चों के लिए ग्लोबली यूज होता है बर्थ से 5 साल तक। 2. डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ रेफरेंसेस। ग्रोथ रेफरेंस बनाने के लिए लार्ज स्केल पॉपुलेशन डेटा कलेक्ट किया जाता है। डाटा में हाइट, वेट, बीएमआई और दूसरे फिजिकल पैरामीटर्स इंक्लूड होते हैं। स्टैटिस्टिकल टूल्स जैसे परसेंटाइल, Z-स्कोर और स्टैंडर्ड डिविएशन का यूज करके ग्रोथ चार्ट्स बनाए जाते हैं। ये चार्ट्स एज और जेंडर के हिसाब से नॉर्मल ग्रोथ रंगे दिखाते हैं। एग्जाम्पल, CDC ग्रोथ चार्ट्स यूएस के डाटा पर बेस्ड है। IAP ग्रोथ चार्ट्स इंडियन बच्चों के लिए डिजाइन किए गए हैं ताकि लोकल डिफरेंसेस रिफ्लेक्ट हो। 3. पर्पस एंड यूज ऑफ ग्रोथ रेफरेंसेस। ए. इंडिविजुअल ग्रोथ मॉनिटरिंग। डॉक्टर्स इन चार्ट्स की मदद से बच्चों में अंडर न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन या ग्रोथ प्रॉब्लम डिटेक्ट करते हैं। स्कूल्स और हॉस्पिटल्स में रेगुलर चेकअप के दौरान इनका यूज होता है। बी. पब्लिक हेल्थ और रिसर्च। ग्रोथ रेफरेंसेस से मैलन्यूट्रिशन या ओबेसिटी जैसे इश्यूज को पॉपुलेशन लेवल पर आइडेंटिफाई किया जाता है। गवर्नमेंट पॉलिसीज और न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स डिजाइन करने में ये डेटा हेल्पफुल होता है। सी. एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च। एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स अलग अलग एथनिक ग्रुप्स के ग्रोथ पैटर्न कंपेयर करते हैं। इससे जेनेटिक और एनवायरनमेंटल इम्पैक्ट दोनों समझा जा सकता है। 4. कॉमन ग्रोथ रेफरेंसेस एग्जाम्पल्स। WHO ग्रोथ स्टैंडर्ड्स 2006 6 देशों के हेल्दी बच्चों के डाटा पर बेस्ड। CDC ग्रोथ चार्ट्स 2000 US पॉपुलेशन के लिए बनाए गए। IAP ग्रोथ चार्ट्स 2015 इंडियन बच्चों के लिए लोकल न्यूट्रिशन और लाइफस्टाइल के हिसाब से डेवलप किए गए। ये सब चार्ट्स बताते हैं कि किसी बच्चे की ग्रोथ नॉर्मल है या हेल्थ इशू की तरफ सिग्नल कर रही है। 5. इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रोथ रेफरेंसेस। ग्रोथ रेफरेंसेस से हम साइंटिफिकली ग्रोथ एसेस कर सकते हैं। अर्ली डायग्नोसिस पॉसिबल होता है, जैसे स्टंटिंग, वेस्टिंग या ओबेसिटी जैसे प्रॉब्लम्स। न्यूट्रिशन और हेल्थ प्रोग्राम्स प्लान करने में हेल्प मिलती है। रिसर्च और पॉपुलेशन कंपैरिजन के लिए भी ये एक स्ट्रॉन्ग बेस प्रोवाइड करता है। कंक्लूजन। तो समरी में, ग्रोथ रेफरेंस एक साइंटिफिक टूल है जिससे हम ह्यूमन ग्रोथ और डेवलपमेंट को ऑब्जेक्टिवली मेजर कर सकते हैं। ये डॉक्टर्स, न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स और एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स के लिए बहुत यूजफुल है ताकि वो ग्रोथ डिविएशन को जल्दी आइडेंटिफाई करके उसके सॉल्यूशंस निकाल सकें। आज के टाइम में मॉडर्न डाटा और टेक्नोलॉजी से ये रेफरेंसेस और एक्यूरेट होते जा रहे हैं। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 8. डिस्क्राइब द फैक्टर अफेक्टिंग प्रीनेटल ग्रोथ। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि कौन से इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स फीटस के ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं जब वो मां के गर्भ में होता है। हमें जेनेटिक, हार्मोनल, मैटरनल और एनवायरनमेंटल फैक्टर्स सब एक्सप्लेन करने हैं और बताना है कि ये फैक्टर्स बेबी के डेवलपमेंट पर कैसे असर डालते हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। प्रीनेटल ग्रोथ का मतलब होता है एम्ब्रियो और फीटस का डेवलपमेंट और ग्रोथ कंसेप्शन से लेकर बर्थ तक। ये एक बहुत हाई सेंसिटिव प्रोसेस है जिसमें कई बायोलॉजिकल, एनवायरमेंटल और सोशल फैक्टर्स मिलकर असर डालते हैं। इन फैक्टर्स को समझना जरूरी है ताकि हेल्दी प्रेगनेंसी और बच्चे का सही डेवलपमेंट हो सके। इस टॉपिक से हमें पता चलता है कि अर्ली लाइफ कंडीशंस का ह्यूमन हेल्थ पर आगे चल के क्या इम्पैक्ट पड़ता है। मेन बॉडी। 1. जेनेटिक फैक्टर्स। जेनेटिक मेकअप। बेबी के जीन्स उसके पेरेंट्स से मिलते हैं जो उसके साइज, शेप और ग्रोथ रेट को डिसाइड करते हैं। अगर क्रोमोसोम्स में कोई प्रॉब्लम हो, जैसे डाउन सिंड्रोम, तो ग्रोथ स्लो हो सकती है। इनहेरिटेड ट्रेट्स। अगर फैमिली में कोई हेरेडिटरी डिजीज हो, जैसे ड्वार्फिज्म, तो फीटस का ग्रोथ लिमिट हो सकता है।
सेक्स ऑफ फीटस। जनरली मेल फीटसेस थोड़ा फास्ट ग्रो करते हैं और बर्थ के टाइम पर उनका वेट ज्यादा होता है। 2. मैटरनल फैक्टर्स। मैटरनल न्यूट्रिशन। माँ का डाइट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम या विटामिन्स की कमी हो तो बेबी का वेट कम हो सकता है या डेवलपमेंट डिले हो सकता है। मैटरनल हेल्थ। अगर माँ को डायबिटीज, अनीमिया या इन्फेक्शन जैसे रूबेला हो तो फीटस तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई कम हो जाती है। एज एंड पैरिटी। बहुत यंग 18 से कम या बहुत ओल्डर 35 से ज्यादा मदर्स में कॉम्प्लिकेशंस का चांस बढ़ जाता है। इमोशनल स्ट्रेस। अगर माँ स्ट्रेस में रहे तो कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है जो प्लेसेंटा तक ब्लड फ्लो कम कर देता है, जिससे ग्रोथ स्लो होती है। 3. एनवायरमेंटल और सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स। फिजिकल एनवायरनमेंट। अगर माँ पोल्यूशन, रेडिएशन या टॉक्सिक केमिकल्स के कांटेक्ट में आती है तो फीटस में डिफॉर्मिटीज आ सकती है। लिविंग कंडीशंस। खराब रहने के कंडीशंस और कम हेल्थ केयर भी इनडायरेक्टली प्रीनेटल ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। गरीब फैमिलीज में न्यूट्रिशन और मेडिकल केयर की कमी होती है, इसलिए फीटल ग्रोथ वीक होती है। 4. हार्मोनल और प्लेसेंटल फैक्टर्स। हार्मोनल इन्फ्लुएंस। इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन और थायराइड हार्मोन फीटल ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं। उनका इम्बैलेंस ग्रोथ रिटार्डेशन कर सकता है। प्लेसेंटल फंक्शन। प्लेसेंटा माँ और बच्चे के बीच लाइफलाइन होती है। अगर प्लेसेंटा सही काम ना करे तो न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन फीटस तक नहीं पहुंचते। अम्बिलिकल कॉर्ड एब्नॉर्मैलिटीज। अगर कॉर्ड शॉर्ट या ट्विस्ट हो जाए तो फीटस तक ब्लड फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है। 5. लाइफस्टाइल और बिहेवियरल फैक्टर्स। सब्सटेंस यूज। स्मोकिंग, अल्कोहल या ड्रग्स लेने से फीटस के ऑर्गन्स डैमेज हो सकते हैं और लो बर्थ वेट का रिस्क बढ़ता है। मेडिकेशन यूज। कुछ मेडिसिन्स बिना डॉक्टर के एडवाइस के लेना हार्मफुल होता है और फेटल डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। फिजिकल एक्टिविटी। मॉडरेट एक्सरसाइज अच्छा है, लेकिन ज्यादा मेहनत या फटीग फीटल ग्रोथ को स्लो कर सकता है। कंक्लूजन। प्रीनेटल ग्रोथ एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें जीन्स, माँ की हेल्थ, हार्मोन्स और एनवायरनमेंट सबका रोल होता है। अगर माँ अपना ख्याल रखे, अच्छा डाइट ले, स्ट्रेस कम करे और सेफ एनवायरनमेंट में रहे तो बेबी का डेवलपमेंट हेल्दी होता है। हेल्दी प्रीनेटल ग्रोथ एक हेल्दी लाइफ का बेस होती है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 9. डिस्कस न्यूट्रिशनल एपिडेमियोलॉजी। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें न्यूट्रिशनल एपिडेमियोलॉजी के बारे में लिखना है, यानी एक ऐसा सब्जेक्ट जो डाइट, न्यूट्रिशन और हेल्थ के बीच के संबंध को स्टडी करता है। हमें इसका मीनिंग, इंपॉर्टेंस, मेथड्स और पब्लिक हेल्थ में इसका रोल एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल्स के साथ। आंसर। इंट्रोडक्शन। न्यूट्रिशनल एपिडेमियोलॉजी का एक स्पेशल ब्रांच है जो ये समझने की कोशिश करता है कि हमारी खुराक और न्यूट्रिशन हमारे हेल्थ पर कैसे असर डालते हैं। यह फील्ड डिजीजेस जैसे ओबेसिटी, डायबिटीज और मैलन्यूट्रिशन के कॉजेज और प्रिवेंशन को समझने में हेल्प करती है। इसमें न्यूट्रिशन साइंस, बायोस्टैटिस्टिक्स और पब्लिक हेल्थ सबका कॉम्बिनेशन होता है। मेन बॉडी। 1. मीनिंग और स्कोप ऑफ न्यूट्रिशनल एपिडेमियोलॉजी। न्यूट्रिशनल एपिडेमियोलॉजी का मतलब है डिजीजेस के कॉज और प्रिवेंशन में न्यूट्रिशन के रोल को स्टडी करना। ये देखता है कि न्यूट्रिएंट्स, डाइट पैटर्न्स और लाइफस्टाइल फैक्टर्स हेल्थ को कैसे इम्पैक्ट करते हैं। इसका स्कोप दुनिया के हर रीजन तक है, जहां एक तरफ अंडर न्यूट्रिशन का इशू है, वहीं दूसरी तरफ ओबेसिटी और लाइफस्टाइल डिजीजेस का प्रॉब्लम है। एग्जाम्पल। मेडिटेरेनियन डाइट पर की गई स्टडीज ने दिखाया कि ये डाइट हार्ट डिजीज के रिस्क को कम करती है। 2. ऑब्जेक्टिव्स और इम्पोर्टेंस। रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना। कौन से फूड्स या न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक डिजीजेस से जुड़े हैं। प्रिवेंशन के मेजर्स बनाना। हेल्थ पॉलिसीज और डाइटरी गाइडलाइंस तैयार करने में मदद करता है। न्यूट्रिशनल स्टेटस मॉनिटर करना। पॉपुलेशन के फूड हैबिट्स और न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी को समझना। हेल्दी ईटिंग प्रमोट करना। साइंटिफिक डाटा के बेसिस पर हेल्दी डाइट का अवेयरनेस बढ़ाना। इंपॉर्टेंस। नेशनल फूड पॉलिसीज बनाने में हेल्प करता है। डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स के लिए न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स डिजाइन करने में गाइड करता है। अनीमिया, विटामिन डेफिशिएंसी और ओबेसिटी जैसे डिसऑर्डर्स कंट्रोल करने में यूजफुल है। 3. मेथड्स और टूल्स। न्यूट्रिशनल एपिडेमियोलॉजी में डाटा कलेक्ट और एनालाइज करने के लिए ऑब्जर्वेशनल और एक्सपेरिमेंटल मेथड्स दोनों यूज होते हैं।
ए ऑब्जर्वेशनल स्टडीज, क्रॉस सेक्शनल स्टडी, एक टाइम पर डाइटरी हैबिट्स और डिजीज के लिंक को स्टडी करता है। कोहॉर्ट स्टडी, लोगों को सालों तक फॉलो करके देखा जाता है कि डाइट से डिजीज कैसे होती है। केस कंट्रोल स्टडी, डिजीज्ड और हेल्दी ग्रुप के डाइट पैटर्न कंपेयर किए जाते हैं। वी एक्सपेरिमेंटल स्टडीज, क्लिनिकल ट्रायल्स, स्पेसिफिक डाइट या सप्लीमेंट के इफेक्ट को टेस्ट करते हैं, जैसे विटामिन डी या ओमेगा 3 सप्लीमेंट। टूल्स, फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनर, 24 आवर रिकॉल, डाइट रिकॉर्ड्स, खुराक डेटा कलेक्ट करने के लिए। बायोकेमिकल टेस्ट्स, ब्लड और यूरिन के थ्रू न्यूट्रिएंट लेवल्स चेक करना। एंथ्रोपोमेट्रिक मेजर्स, हाइट, वेट, बीएमआई, बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस। 4 एप्लीकेशंस और एग्जाम्पल्स, पब्लिक हेल्थ, न्यूट्रिशन, आईसीडीएस और मिड डे मील जैसे स्कीम्स को इम्प्रूव करने में मदद करता है। डिजीज प्रिवेंशन, डाइट और क्रॉनिक डिजीजेस जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन के बीच लिंक बताता है। पॉलिसी फॉर्म्यूलेशन, WHO और FAO अपनी ग्लोबल न्यूट्रिशन पॉलिसी इस फील्ड के रिसर्च पर बनाते हैं। न्यूट्रिशनल सर्वेलेंस, ओबेसिटी और मैलन्यूट्रिशन जैसे ट्रेंड्स को ट्रैक करने में हेल्प करता है। एग्जाम्पल्स, फ्रेमिंगम हार्ट स्टडी ने डाइटरी फत और हार्ट डिजीज के लिंक को प्रूव किया। NHANES सर्वे, USA, हर साल न्यूट्रिशन और हेल्थ डेटा प्रोवाइड करता है। 5 चैलेंजेस इन न्यूट्रिशनल एपिडेमियोलॉजी, मेजरमेंट एरर्स, लोग अपनी डाइट सही तरह रिकॉल नहीं करते। कंफाउंडिंग फैक्टर्स, एक्सरसाइज, स्मोकिंग जैसे हैबिट्स रिजल्ट्स को अफेक्ट करते हैं। कल्चरल डिफरेंसेस, हर रीजन का खाना अलग होता है, जिससे कंपैरिजन मुश्किल होती है। लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वेशन, स्टडीज को कंप्लीट होने में साल लग जाते हैं। आज के टाइम में बायोमार्कर्स और डिजिटल हेल्थ ट्रैकिंग ने इन चैलेंजेस को कम करने में मदद की है। कंक्लूजन, न्यूट्रिशनल एपिडेमियोलॉजी एक ऐसा फील्ड है जो डाइट और हेल्थ के बीच के कनेक्शन को साइंटिफिक तरीके से समझाता है। ये हमें बताता है कि कौन से फूड्स हमें हेल्दी रखते हैं और कौन से डिजीजेस का रिस्क बढ़ते हैं। इसके रिसर्च से पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज और न्यूट्रिशन एजुकेशन दोनों स्ट्रॉन्ग बनते हैं। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 10. Define and differentiate between any two of the following. 1. Velocity curve and distance curve. 2. Centile and SD score. 3. Magnetic resonance imaging and computer tomography. 4. Longitudinal method and mixed longitudinal method. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें दिए गए पेयर्स में से कोई दो के बीच का डिफरेंस लिखना है। हर पेयर के टर्म्स को डिफाइन करना है और बताना है कि दोनों का उस कॉन्सेप्ट और मीनिंग कैसे अलग है। यहां हम चारों पेयर्स को शॉर्ट और क्लियर वे में एक्सप्लेन करेंगे। आंसर, इंट्रोडक्शन, ह्यूमन ग्रोथ और डेवलपमेंट के स्टडी में कई तरह के टूल्स और मेथड्स यूज होते हैं, जैसे वेलोसिटी कर्व, सेंटाइल, MRI और लॉन्गिट्यूडिनल मेथड। इन टर्म्स को समझना जरूरी है ताकि हम ग्रोथ के पैटर्न और वेरिएशंस को अच्छे से एनालाइज कर सकें। यह आंसर इन सब कॉन्सेप्ट्स को डिफाइन करके उनके मेन डिफरेंसेस समझाता है। मेन बॉडी। 1. वेलोसिटी कर्व और डिस्टेंस कर्व। डेफिनेशन, डिस्टेंस कर्व ये बताता है कि एक व्यक्ति ने टोटल कितनी ग्रोथ अचीव की है एक पर्टिकुलर एज तक। वेलोसिटी कर्व ये ग्रोथ के स्पीड को दिखाता है, मतलब किस फेज में ग्रोथ फास्ट या स्लो हो रही है। डिफरेंस, डिस्टेंस कर्व टोटल ग्रोथ दिखाता है, वेलोसिटी कर्व ग्रोथ रेट दिखाता है। डिस्टेंस कर्व स्मूथ होता है, वेलोसिटी कर्व अप्स एंड डाउन्स दिखाता है। डिस्टेंस कर्व कंपैरिजन के लिए यूजफुल है, वेलोसिटी कर्व ग्रोथ स्पर्ट पे फोकस करता है। एग्जाम्पल, 0 to 18 ईयर्स की हाइट डिस्टेंस कर्व है, हाइट इंक्रीज वेलोसिटी कर्व है। 2. सेंटाइल और SD स्कोर। डेफिनेशन, सेंटाइल ये एक रैंकिंग सिस्टम है जहां बच्चे का मेजरमेंट रेफरेंस ग्रुप से कंपेयर होता है, जैसे 75th सेंटाइल मतलब 75% लोगों से ज्यादा हाइट। SD स्कोर, Z स्कोर ये बताता है कि एक वैल्यू मीन से कितना ऊपर या नीचे है, स्टैंडर्ड डिविएशन के हिसाब से। डिफरेंस, सेंटाइल परसेंटेज पे बेस्ड है, SD स्टैटिस्टिकल डिविएशन पे। सेंटाइल पोजीशन बताता है, SD मीन से डिफरेंस बताता है। SD ज्यादा साइंटिफिक है, सेंटाइल क्लिनिकल यूज में आता है। एग्जाम्पल, +2 SD मतलब 97 सेंटाइल के बराबर। 3. MRI और CT स्कैन। डेफिनेशन, MRI मैग्नेटिक फील्ड्स और रेडियो वेव्स से सॉफ्ट टिश्यूज का क्लियर इमेज मिलता है। CT स्कैन
एक्स रे से बॉडी के क्रॉस सेक्शनल इमेजेस बनते हैं, बोन्स और टिश्यूज दोनों के लिए। डिफरेंस, एमआरआई मैग्नेटिक यूज करता है, सीटी एक्स रेज। एमआरआई सॉफ्ट टिश्यूज के लिए बेस्ट है, सीटी बोन्स और फ्रैक्चर्स के लिए। एमआरआई में रेडिएशन नहीं होती, सीटी में होती है। एमआरआई ब्रेन और ऑर्गन्स के लिए होता है, सीटी इंजरी और ट्यूमर डिटेक्शन के लिए। 4. लॉन्गिट्यूडिनल और मिक्स्ड लॉन्गिट्यूडिनल मेथड। डेफिनेशन, लॉन्गिट्यूडिनल मेथड सेम इंडिविजुअल्स को लंबे समय तक स्टडी किया जाता है। मिक्स्ड लॉन्गिट्यूडिनल मेथड डिफरेंट एज ग्रुप्स को ओवरलैपिंग पीरियड में स्टडी किया जाता है। डिफरेंस, लॉन्गिट्यूडिनल में सेम ग्रुप फॉलो होता है, मिक्स्ड में अलग ग्रुप्स। लॉन्गिट्यूडिनल टाइम कंज्यूमिंग है, मिक्स्ड टाइम सेविंग। लॉन्गिट्यूडिनल ज्यादा एक्यूरेट है, मिक्स्ड बैलेंस्ड अप्रोच देता है। एग्जाम्पल, एक बच्चे को 5 to 15 साल तक फॉलो करना लॉन्गिट्यूडिनल है, 5 to 10 और 10 to 15 ग्रुप्स को एक साथ स्टडी करना मिक्स्ड लॉन्गिट्यूडिनल है। कंक्लूजन, ये सब पेयर्स ह्यूमन ग्रोथ रिसर्च के इंपॉर्टेंट टूल्स हैं। कर्व्स और स्कोर्स ग्रोथ एनालिसिस के लिए होते हैं, इमेजिंग टेक्निक्स और स्टडी मेथड्स साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन के लिए। इनके डिफरेंसेस को समझने से हम ह्यूमन डेवलपमेंट को और एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। बिफोर वी एंड, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच स्टडी मटेरियल्स एंड वन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।